तो आपको कभी करंट का झटका नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा जब प्लग लगाते हैं तो पहले मोटे वाला जो उसका पिन है वो सॉकेट में जाना चाहिए। हाँ तो सर जिसमें दो होते हैं यानी कि वो तीसरा अगर दो वाला नहीं है, तो अगर केवल दो हैं, तो ये मान के चल लीजिए कि उसका जो तीसरा हिस्सा यानी कि जो बाहर है हिस्सा यानी कि चार्जर, जैसे सबसे इजी आप लोगों को लगता है यार मोबाइल का चार्जर, उसमें हमेशा दो ही होते हैं, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो चार्जर वाला जो पोर्शन है जिससे वो चार्ज हो रहा है, उसके अंदर जीरो वोल्टेज बनाई हुई है उन्होंने, क्योंकि उसके बाहर जो करंट आ रहा है वो तो बहुत ही कम आ रहा है। आप पता है 220 से वो घटा के 1.5 वोल्ट पे ले जाते हैं, समझे ना, वो इतना कम करंट हो जाता है, तो उसके अंदर ही जीरो वोल्टेज बना लेते हैं वो एक पॉइंट पर, इसलिए वो दो लगा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी इक्विपमेंट होगा, कोई भी यंत्र होगा, उसके अंदर तीन ही होने चाहिए। चलो ठीक है, आज शुरू करते हैं। कल तक हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ और ये सब पूरे पढ़े थे, और उसके अंदर हमने ये सीखा था कि अगर प्लस से माइनस की ओर जाता है, यानी कि हाई से लो की ओर जाता है, तो क्या लेते हैं उसको, ठीक है। अब तीसरी चीज़ इसमें जो आ रही थी बाहर बाहर निकल कर, कि अपन ने शुरू में सीखा था कि जब भी एक पार्टिकल को, एक पॉजिटिव, किसी पॉजिटिव पार्टिकल को अगर हम एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे ले जाते हैं तो काम करना पड़ता है। तो अपन उस समय अपन ये सीखा था कि चूंकि पहले होता है केमिकल एक्शन, तो अपने इधर आकर पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव जम जाते हैं। इसका उल्टा हम ये भी कह सकते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव जमते हैं उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है, और जिस पे नेगेटिव जमते हैं उसको नेगेटिव कहते हैं। उसके बाद जब हम उसको चार्ज को यूज़ करना कर देते हैं तो ये वाले कण वापस अपने इलेक्ट्रोड पे जाने लग जाते हैं। अर्थात जो सर्किट बनता है, आपको जस्ट याद दिलाने के लिए, ठीक है, ये हमने सीखा था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, क्योंकि करंट इधर मूव कर रहा है। करंट पूरा एक लूप को पूरा करता है। लूप का अपन सिद्धांत सीखा था कि एक करंट जो है पूरा लूप को पूरा करता है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, उनसे हम बाहर का या तो हम दूसरी बैटरी जोड़ सकते हैं। चार्ज करते समय चार्ज करेंगे तो इसको, बैटरी को हम प्लस से प्लस जोड़ देंगे, नेगेटिव को नेगेटिव जोड़ देंगे, चार्ज होगा। और इस बैटरी का हम चार्ज को यूटिलाइज करना चाहेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इसके अंदर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो थी कि जब शुरू में केमिकल का यूज़ कर रहे थे, यानी कॉपर सल्फेट हो या कोई भी इसके अंदर हो, तो उसके अंदर उस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक चलने में मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो केमिकल रिएक्शन से हो रहा है वो तो इधर जा रहा था, और जो बिजली का फोर्स आ रहा था वो इसको क्यू ई के कारण क्यू ई आ रहा था। जस्ट आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ये क्यू ई था इधर जाने वाला, और इसके कारण वो पार्टिकल वहीं रहता था। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल अगर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाना चाह रहा है तो उसको एक प्रतिरोध मिल रहा है, अंदर बैटरी के अंदर एक प्रतिरोध मिल रहा है, यानी इसको जाने में यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अगर ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो पार्टिकल वहीं रह जाएगा, ना तो बैटरी डिस्चार्ज होगी और ना बैटरी चार्ज होगी। इस बल के कारण, यानी वो बल जो कि बैटरी के केमिकल के कारण होता है, जो रसायन के कारण होता है, उसका जो बल लगता है उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्यों विद्युत वाहक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के कारण पार्टिकल को वाहक, यानी पार्टिकल चल के एक जगह से दूसरी जगह आता है, तो इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल के कारण वह कार्य जो कि पॉजिटिव
आवेश को, वह कार्य जो कि पॉजिटिव आवेश को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक लाने में किया जाता है। ठीक है, समझे? बोलो क्या हुआ? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ क्या होता है? किया गया कार्य। इसका मतलब चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि ईएमएफ क्या होगा? कार्य अपॉन आवेश, कार्य अपॉन आवेश। कार्य अपन आवेश को हम वोल्टेज भी कहते हैं। हमने सीखा हुआ है कि वोल्टेज क्या होता है? कार्य अपॉन आवेश। इसका मतलब ये वोल्टेज भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ईएमएफ वोल्टेज के बराबर ही एक राशि है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम ईएमएफ क्यों कहते हैं? फिर अगर ये केवल वोल्टेज ही है तो फिर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो बल को कहते हैं। तो बल क्यों कह रहे हैं जबकि हम यहाँ पर केवल वोल्टेज की बात कर रहे हैं और कार्य प्रति आवेश की बात कर रहे हैं? नहीं, कह रहे हैं इसको हम बल हैं। इसका सिर्फ एक कारण है कि जब इसकी खोज हुई थी ईएमएफ की, उस समय लोगों को ये पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि केमिकल के कारण भी इस प्रकार के विद्युत आवेश के अंदर प्रतिरोध आ सकता है। उस समय नहीं पता था उनको, इसलिए केवल एक गलती से रखा हुआ नाम है, जबकि इसका विद्युत वाहक बल से यानी कि बल से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध केवल कार्य से है और आवेश वोल्टेज से है और किसी चीज़ से नहीं है। अर्थात हम ईएमएफ को उसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि वोल्टेज को ट्रीट करते थे। जो इक्वेशंस अपन ने वोल्टेज के लिए लगाई, जिस तरह से हम वोल्टेज के लिए गणना करते थे V=IR, उसी प्रकार हम ईएमएफ के लिए भी उसी तरह समीकरणों का उपयोग करेंगे जो कि हम अभी देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस विद्युत वाहक बल के कारण, यानी कि एक आवेश को जब यहाँ से यहाँ ला रहे हैं और इसके बीच में उसको एक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि रासायनिक क्रिया द्वारा जो प्रतिरोध किया जाता है, इसको सीख लेना ये क्या चीज़ कह रहा हूँ मैं। जो प्रतिरोध किया जाता है वह क्या कहलाता है? बैटरी का आंतरिक। अब इसमें एक बड़ा मज़ेदार बात यह है कि कोई बच्चा बता सकता है कि क्यों हो रहा है रेजिस्टेंस? देखो यहाँ पर अपना एक पॉजिटिव पार्टिकल चला, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इस केमिकल के अंदर नेगेटिव आयन होंगे और कुछ पॉजिटिव आयन होंगे जगह जगह। इस प्रकार बहुत सारे आयन होंगे क्योंकि केमिकल में होंगे। जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है तो कॉपर के पॉजिटिव और सल्फेट के नेगेटिव होंगे, बहुत सारे इसमें आयन घूम रहे होंगे। जब ये वाला पॉजिटिव वाला आयन आगे बढ़ेगा, ये अगर पॉजिटिव से भिड़ा तो क्या होगा? वापस चला जाएगा। और अगर ये नेगेटिव से भिड़ा तो क्या होगा? आकर्षित हो जाएगा। और इसका क्या होगा? अपवहन। याद है आपको? अपवहन होगा इसका, उसके टक्कर खा के फिर अपवहन हो जाएगा, जब भी तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता हुआ दिखता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो आराम से नहीं जा पा रहा, ये पार्टिकल जाना चाहता है, तो एक तो इसको ये वाला तंग कर रहा है
जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, और दूसरे इसके जो पॉजिटिव आयंस हैं केमिकल के, वो उसको तंग कर रहे हैं। ये जो प्रतिरोध है ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध वो जो कि बिजली से संबंधित नहीं है, ये जो कि रसायन द्वारा पैदा किया गया है वो आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ये दोनों चीज़ों का फर्क पता रहना चाहिए हमेशा कि ये केवल रसायन के द्वारा जो प्रतिरोध किया जा रहा है उसको कहते हैं। ठीक है, अब है क्या काला? अच्छा, अब हम एक बार इसका सर्किट देखते हैं बनाकर। ये सर्किट बना के देखें तो पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है एक्चुअल में। अब हमने ये वाला सर्किट ले लें जो यहाँ पर बना हुआ है। आर, ठीक है। सबसे पहले अपने को सीखना है कि आंतरिक प्रतिरोध को दिखाते कैसे हैं। ये आपका बैटरी, ये प्लस इलेक्ट्रोड, ये माइनस इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब चूंकि आंतरिक प्रतिरोध बैटरी से संबंधित है, जो कण हैं, आयाम हैं, वो हैं, उनको दिक्कत आ रही है। चलने वाले हमारे जितने भी चार्जेस हैं, आवेश हैं, उनको दिक्कत आ रही है। तो हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव वाले के साथ एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाते हैं। इस आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के साथ छोटे रेजिस्टेंस के रूप में दिखाते हैं। तो किसी भी बैटरी के सर्किट का डायग्राम इस प्रकार होता है। हाँ हाँ, पूरा बताऊंगा बेटा, एक बार बना दूं इसको। और ये बैटरी को दिखाया जाता है इस तरीके से, यानी कि ये जो लाल वाला दिख रहा है आपको, ये बैटरी है। हाँ, ये पूरी बैटरी, ये जो अपन ने वहां बनाई है ना, उस बैटरी को इस तरह से दिखाया जाता है हमेशा। और चूंकि हमने देखा था इस सर्किट में कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उससे जो आवेश चल रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है, यानी उनके लिए प्रतिरोध आ रहा है, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से प्रतिरोध पैदा हो रहा है उस जगह। तो हम इसको हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ बना हुआ एक छोटा रेजिस्टेंस के रूप में दिखाते हैं, और इस आर को हमेशा छोटे आर के रूप में करते हैं प्रदर्शित, और इसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये सर्किट है, सिंपल सर्किट है बिल्कुल। आई करंट है और ये बाहर एक रेजिस्टेंस में बह रहा है। अगर हम इसको पहले इससे हम किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ते और किताब के अगर हम तरीके से चलते तो एक लंबा तरीका अपनाना पड़ता, लेकिन हम लोगों ने किरचॉफ लॉ इसलिए पहले पढ़े हैं जिससे कि इसका एनालिसिस सरल हो जाए। अब इसका एनालिसिस देखो आप कितना सरल होगा। अगर इस सर्किट में हम किरचॉफ लॉ लगा दें और यूं मूव कर रहे हैं, हम लिखते हैं यहां पर किरचॉफ नियम लगाने पर, कहाँ लगाने पर, इसको मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी, लूप ए बी सी डी में लगाने पर। और आप देखो कितना छोटा हो जाएगा इससे क्वेश्चन। किताब में बहुत लंबा इसको करने की कोशिश की है, और यहाँ पे आप एक लाइन में उसका उत्तर प्राप्त करोगे। इस लूप में लगा रहे हैं और इधर सेशन चल रहा है। अब देखो आप, स्टार्ट करते हैं अपन इस पॉइंट से, बैटरी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, प्लस। तो अपन ने देखा इसका तो है ईएमएफ, तो हमने लिखा प्लस ई, इसकी वोल्टेज ईएमएफ कहते हैं इसको, इस वोल्टेज को कहते हैं ईएमएफ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको ई में। ठीक है,
प्लस ई हो गया। अब आगे चले, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर करंट इधर बह रहा है तो हाई से लो की तरफ बह रहा है, तो हाई से लो में क्या होता है, माइनस ई माइनस आई आर, वी इजिकल टू आई आर होता है ना, तो ये हो गया ई माइनस आई आर। फिर अपन इधर आए, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, ये क्या हाई है और ये लो है, हाई से लो नेगेटिव माइनस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम क्या जानते हैं, कितना एक लाइन में आंसर, किताब में इसको 1.5 पेज में समझाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, किरचॉफ लॉ से पहले समझाने की कोशिश की। किरचॉफ लॉ जब सीखना ही है तो अपने किरचॉफ लॉ को उपयोग करो इसमें डायरेक्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया, आप सीधा से निकाल दो, ईएमएफ क्या हुआ, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई कॉमन ले लिया, ठीक है, और आई क्या हो गया इसलिए, हाँ बेटा कुछ है मन में, नहीं समझा, नहीं क्या पूछना चाहते हैं, अपन ने जोड़ लिया उसको, यहाँ मान लिया ना इसको, ये अपन ने ये हमने एक एजम्पशन मान ली इसके अंदर कि चूंकि ये हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के से चलने वाले पार्टिकल से संबंधित है, इसलिए इसकी एक मान्यता कर ली, यहाँ पे इसको ये मान्यता है। आर को बैटरी के श्रेणी क्रम में लेते हैं, इसका भी अंतर समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अच्छा हुआ। यहाँ पे एक चीज़ और, एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, या इसको इसी डायग्राम में बता देते हैं। यहाँ इसको एक बार ले लेते हैं, इस पॉइंट को ले लें P, इसको ले लें Q, ठीक है, इसको ले लेते हैं R, इसको ले लेते हैं S। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसने पूछी है और ये सब बच्चों को पता होनी चाहिए, ईएमएफ और वोल्टेज में क्या फ़र्क है। यहाँ पे इससे ये निकल के आ रहा है कि ईएमएफ और वोल्टेज में फ़र्क क्या है, ये इसने इसका पूछने का क्वेश्चन का अर्थ ये था कि ईएमएफ और वोल्टेज में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ईएमएफ जो है पूरे सर्किट में यानी कि यहाँ से पूरा सर्किट बनाता है ना, एक पूरा करंट बहता है, पूरे सर्किट में चार्ज को कहाँ से ले जा रहे हैं हम, P से Q तक लेके आ रहे हैं वापस, इस सर्किट में घूम रहे हैं। अर्थात ईएमएफ पूरे सर्किट में हुए कार्य से संबंधित है। बेटा ये सब आज पेन वैसे हो गए हैं। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इसको देख के बताओ, कोई से दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज क्या होता है, कोई से दो बिंदुओं के बीच में।
कोई से दो बिंदुओं के मध्य आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डी से सी ले जाते हैं, कि चार्ज को तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, वी डी माइनस वी सी, वो है जो कि इसके बीच में खाया गया वोल्टेज है। करते हैं ना मैं को। लेकिन जब बैटरी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अभी इसको ध्यान से देखो, इसको चीज को क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बाह्य में यानी कि V के द्वारा R में कंज्यूम हुआ कार्य क्या हुआ, V कैपिटल R में, V किस में हुआ, कैपिटल R में। लेकिन EMF किस में हुआ, EMF में देखो, पहले तो इसके अंदर किया गया कार्य, R के तहत किया गया कार्य, एक तो R में किया गया कार्य, प्लस स्मॉल r। समझ गए दोनों में क्या फर्क है? यानी कि EMF क्या हुआ, इस पूरे पथ को, चार्ज को इस पूरे पथ में ले जाने के लिए किया गया कार्य EMF है। इन दो के बीच में चार्ज को लिए जाने में जो कार्य होता है वो कहलाता है वोल्टेज। अब इसको अगर तुम इसमें भी देखो तो यही चीज दिख रही है। अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको हम यहाँ देखें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी बात को स्पष्ट हो जाएगा, आपको गणित के रूप में भी स्पष्ट हो जाएगा। E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो आई आर क्या हुआ, इस वाले में किया गया कार्य, स्मॉल आर हुआ इसमें किया गया कार्य। तो टोटल किया गया कार्य कितना हुआ, यानी कि आर और आर में दोनों में किया गया कार्य कितना हुआ, आई आर प्लस आई स्मॉल आर। वही अपन ने किरचॉफ के नियम से लिखा। इसलिए थ्योरेटिकल जो हम बात कर रहे हैं वो और मैथमेटिकल दोनों समझ में आती हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और भी इसको अगर हम एक श्रेणी में लिखना चाहें जैसे आप चाह रहे हो, इसको V लिख दो और इसको V डैश लिख दो। अब आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी EMF क्या हुआ, जो हमारे किसी भी रेजिस्टेंस में कंज्यूम हुआ वोल्टेज, पर उसमें एडिशन किसका करेंगे, जो कि बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध द्वारा खाया गया वोल्टेज, यानी कि E इज इक्वल टू V प्लस V डैश। समझ में आया बात? नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए इसको मैंने दोबारा इसको पढ़ाना उचित समझा कि इससे क्लियर रहे। लेकिन इन सबको करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इतना सब एक्सप्लेन करने की। अगर हमें पता होता कि जब हमने इस इक्वेशन को लिखा प्लस ई माइनस आई आर, उसका मतलब यही था कि आई आर तो यहाँ पे वोल्टेज खाई गई है, इस वोल्टेज में से क्या कम हुआ, पहले तो ये वोल्टेज खत्म हो गई जो कि कैपिटल आर में से रेजिस्टेंस में खत्म हुई, उसके बाद आगे चले हम छोटे आर में खा गई। तो टोटल वोल्टेज कितनी खाली गई, आई आर प्लस आई स्मॉल आर। इसलिए EMF क्या हुआ, आई आर प्लस 1 कैपिटल आई आर। ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, अगर ये सर्किट खुला हो यानी कि R इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, अगर R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इक्वल टू आई आर, यानी कि जो केमिकल द्वारा कार्य हो रहा है केवल वही, उस समय बैटरी कुछ भी बाहर तो कुछ हो नहीं रहा, तो केवल आई आर रह जाएगा, केवल आई स्मॉल आर। आई स्मॉल आर का क्या मतलब है, केवल जो बैटरी के अंदर चार्ज को एक जगह से, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे ले जाया गया कार्य। ठीक है। तो बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। इसमें किसी को नहीं आया समझ में मुझे पूछ लो, अभी किसी के मन में भी शंका हो बोलो बच्चे। ठीक है, चल सकते हैं आगे। हाँ बोलो। हाँ, श्रेणी क्रम में क्यों लगाया, श्रेणी क्रम में नहीं लगाते तो वोल्टेज नहीं खाते। अगर मान लो हम इसको लगाते, इसके अंदर पैरेलल क्रम में लगा देते तो क्या होता, देखो अब आप, अगर हम इसको लगा देते यहाँ पर आर, या यहाँ लगा देते पैरेलल क्रम में, वहाँ नहीं लगाते, चलो यहाँ लगा दो, इसको यहाँ हटा के हम कहते चलो इसको यहाँ लगा देते हैं।
ये भी आपके मन में जिज्ञासा है, इसको भी दूर कर लो। अगर हमने ये लगा देते तो इसका क्या मतलब होता, या यहाँ लगा देते। अब पैरेलल क्रम में लगा दिया आपके, इसका अर्थ होता है कि ये वाली वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज समान होती। इसका जब हम चारों तरफ चलते तो इसके अंदर तो वोल्टेज खाई हुई आ जाती, लेकिन इसके अंदर वोल्टेज समान होती तो खाई हुई नहीं आती। इसका मतलब फिर गायब रह जाता हमारा एक चीज़, कि जो वोल्टेज बैटरी के अंदर प्रतिरोध के द्वारा ख़त्म की जा रही है वो निकलती नहीं। इसलिए हमने इसको सीरीज में रखा, जिससे कि इसके द्वारा खाई गई वोल्टेज और इसकी द्वारा खाई गई वोल्टेज, वो टोटल जो कार्य हो रहा है पूरे को एक चार्ज को ले जाने में वो हो रहा है। और जबकि इस बिंदु से इस बिंदु में ले जाने के लिए जो कार्य हो रहा है वो केवल वोल्टेज है, जो कि वी डी माइनस वी सी है। मैं वी डी माइनस वी सी क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, क्योंकि हाई से लो में जा रहा हूँ, नहीं तो मैं वी सी माइनस वी डी बोलता, इसलिए इसको मैं वी डी माइनस वी सी बोल रहा हूँ। अब एक छोटी सी बात और, जब इतनी इस चीज़ को अपन डिस्कस कर ही लिया हमने, तो एक चीज़ छोटी सी और अपन इसमें सीख लेते हैं कि जब बाहर से हमने यहाँ पे मान लीजिए एक इस रेजिस्टेंस के साथ साथ अगर हमने केवल एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये क्या इंडिकेट करेगा, है ना? इसका मतलब इसमें कितनी वोल्टेज किसके द्वारा खाई जा रही है? बाह्य सर्किट द्वारा, बाह्य सर्किट के द्वारा। इसलिए P और Q पे अगर हम कोई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं या वोल्ट मीटर लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है उसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। P और Q के बीच जो वोल्टेज होगी, केवल P और Q के बीच में वोल्टेज, तो हमने यहाँ पे लगा नापी। P Q का मतलब ये नहीं है पूरे सर्किट की बात नहीं कर रहे अब हम बात कर रहे हैं P और Q, एक बैटरी रखी हुई है, उसके दो पे हमने वोल्टेज लगाया वोल्ट मीटर नापने के लिए। ये जो वोल्टेज है दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच में, इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज किसे कहेंगे? इसको तो मिटा देता हूं मैं। टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल व नेगेटिव टर्मिनल के मध्य बाह्य अंदर नहीं, बाह्य फर्स्ट में नापी गई वोल्टेज है। अब इसमें बताओ जरा, मैंने इक्वेशन क्यों नहीं मिटाई? इसमें कौन सी है टर्मिनल वोल्टेज? दोनों कैसे होंगी बेटा? केवल बाहर के दो टर्मिनल, यानी अब इन दो टर्मिनल के बीच में केवल ये, इसके बीच में ये केवल V, इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? केवल V। समझी बात? अभी तीनों चीज क्लियर हो गई नहीं हो गई? इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों हम सीरीज में लगाते हैं, टर्मिनल के बीच में वोल्टेज क्या होती है, और ईएमएफ पूरे सर्किट के चारों तरफ ले जाने में चार्ज को किया गया कार्य होता है, जबकि वोल्टेज केवल दो बिंदुओं के बीच में किसी चार्ज को ले जाने के लिए किया गया कार्य होता है। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए मन में। किसी के मन में शंका हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। श्योर? हाँ बोलो बेटा। देखो, ये जो कुछ हो रहा है बैटरी के अंदर हो रहा है। अब बैटरी का जब होता है बाहर दो ही चीज़ तो दिखते हैं, दो इलेक्ट्रोड दिखते हैं। अपने अंदर तो क्या हो रहा है तो अपने दिखता नहीं बाहर से। इन दो टर्मिनल पे हमने कोई चीज़ जोड़ा, वोल्ट मीटर में वोल्टेज नापने वाला, या रेजिस्टेंस लगाती है, रेजिस्टेंस से वोल्टेज खत्म होती है, तब रेजिस्टेंस भी लगा दें तो वोल्टेज नप जाएगी। उसने कितना यहाँ पे खा गया वोल्टेज। तो हमने जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाया, इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आई वो P और Q के बीच में वोल्टेज है। वो अंदर वाली वोल्टेज क्यों नहीं दिखा रहा? अंदर वाली वोल्टेज क्यों नहीं दिखा रहा? कोई बच्चा बता सकता है? चार्ज तो इसमें भी आ रहा है, ये पूरे यहाँ से निकल के जाएगा।
लेकिन ये वोल्ट मीटर लगा रखा है केवल, क्यों नहीं दिखाया बताओ? अंदर वाला चार्ज, अंदर वाला रेजिस्टेंस क्यों नहीं आ रहा काम इसमें? क्योंकि हम केवल पी और क्यू यानी कि हम इतने वाले सर्किट की बात कर रहे हैं इस समय केवल ये सर्किट बात कर रहे हैं जिसमें पी और क्यू दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। आपको बैटरी दिख ही नहीं रही बाहर, आपको तो ये दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है ये प्लस और एक ही दिख रहा है माइनस, इससे आपने जोड़ दिया। ये जो वोल्टेज है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, इस तरह से याद रखो इसको, ठीक है। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, जो कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टेज है, उसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये तो आए तो आंतरिक क्रिया के बराबर है। जब उसको क्या करते हैं, जब दोनों को जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? ईएमएफ। फिर वो पूरे में किया गए कार्य को हम कहते हैं ईएमएफ। ये डेफिनेशन है दोनों की अलग अलग, कि हम टर्मिनल वोल्टेज किसको कहते हैं और ईएमएफ किसको कहते हैं और सिंपल वोल्टेज किसको कहते हैं। सिंपल वोल्टेज किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में खाई गई वोल्टेज इस वोल्टेज, दो टर्मिनल्स के बीच में नापी गई वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज, और पूरे में खाई गई वोल्टेज इज ईएमएफ। तीनों चीज क्लियर? आगे बढ़े। ये लिख लेना जरा इक्वेशन कहीं, है ना, इसको वहाँ लिख। अब हमने आंतरिक प्रतिरोध यहाँ लगाया पैरेलल में, बैठ जाओ। अगर हम पैरेलल में आंतरिक प्रतिरोध लगाएंगे तो क्या उस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा? नहीं होगा ना, वोल्टेज वही रहेगी। अगर वोल्टेज वही रहेगी तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि इस छोटे आंतरिक रेजिस्टेंस ने कितनी वोल्टेज खाई। वोल्टेज खाई जब भी पता चल सकती है जबकि उसके सीरीज में हो, श्रेणी क्रम में हो। हाँ ऑफ कोर्स, यही तो बात है, बिल्कुल सही बोले, बहुत अच्छा बोले, बिल्कुल सही। ये कह रहे हैं कि अगर दोनों के बीच में अगर वोल्टेज बराबर हो गई तो इसका मतलब आपको करंट ही नहीं बह रहा, तो करंट जीरो हो जाएगा। जब अगर करंट ही जीरो हो गया तो V इजिकल टू आई आर, तो वोल्टेज भी जीरो, वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो। इसका मतलब ही नहीं रहा, इसको लगाने और लगाने का मतलब ही नहीं है। इसका मतलब जो बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध हो रहा है उसके बारे में हमको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, इसका केवल उद्देश्य ये है कि जो बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध हो रहा है वो हमें पता रहे। किरचॉफ नियम जो है ना उसको लागू करना आना चाहिए। बहुत साल हो जाते हैं इससे क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। अभी मैं एक आपको छोटा सा नियम और सिखाऊंगा, आपको थोड़े अगले दिन कल दिखाऊंगा। उससे आपको पता चलेगा कि जो आपकी किताब में दो पेज में डेरिवेशन दे रखे हैं वो केवल दो लाइन में हो जाएंगे और सही होंगे। एग्जाम में उसको नंबर नहीं काट सकता। अगर आप 2 लाइन से भी करके आएंगे ना पूरे नंबर मिलेंगे आप। मतलब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप इतना लंबा चौड़ा उसको करें, आपको सिद्धांत कोई सा भी सिद्धांत लगाना चाहिए। मैंने शुरू में फर्स्ट डे जब पढ़ाना शुरू किया था आपको कहा था कि फिजिक्स के कोई से भी चैप्टर का कोई सा सिद्धांत कहीं लगा लो, ये अपने अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अपन उसी चैप्टर के अंदर उस चैप्टर में देख के करेंगे तो लंबा होगा क्वेश्चन हमेशा, तो उसका केवल उसी का सिद्धांत लगा रहे हो। लेकिन आप जैसे ही दूसरे सिद्धांत जो आपने सीखे हैं उन सिद्धांतों को मिला के लगाओगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटे रूप में निकाल सकते हो। चाहे वो थ्योरी में आपको कोई चीज़ सिद्ध करनी है या क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं उससे। अब आपको किसी बच्चे को पता है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति कार्य करने की दर को किस चीज़ में अब बताओ, इसको अब पढ़ा है अपन ने? नो अभी आप बिल्कुल सही बोला, कार्य करने की दर। लेकिन किस चीज़ को कार्य करने के लिए, क्या करने के लिए? आवेश को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड से ले जाके पूरे सर्किट में घुमाने के लिए किया गया जो कार्य है उसकी दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, किए गए कार्य नहीं, अब किस चीज़ के लिए किया गया कार्य है? चार्ज को, आवेश को पूरी तरफ ले जाने के लिए। सिंपल, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद रह गया तो आप इमीडिएटली लिख दोगे कि पूरा EM इजिकल टू VI प्लस V इजिकल टू IR प्लस स्मॉल r कैपिटल I। बहुत सिंपल। इसलिए अपने केवल सिद्धांत याद रखने चाहिए। सिद्धांत याद रखने से मतलब 90% टाइम तो मैं कभी फार्मूले याद नहीं रखता हूँ। कभी भी जब निकल के आते हैं ना फार्मूले, ये मुझे याद नहीं होते हैं, लेकिन गलत नहीं होते कभी। क्यों नहीं होते? क्योंकि सिद्धांत पता है।
इसलिए आप कोई सा भी क्वेश्चन को आप पूछते हो तो उसको सरका के अपन दिखा सकते हैं आपको। नहीं, डेबिट करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक आप करोगे, जैसे आपने 10 क्वेश्चन कर लिए इस वाले से, 10 क्वेश्चन अगर कर लिए तो आपको पक्का पता रहेगा कि ये कैसे क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे वो था अपन ने किया था ना क्यूब वाला एक क्वेश्चन, और कितना कठिन क्वेश्चन लगे, आप एग्जाम में देखेंगे तो यार ये तो कैसे कर सकते हैं, इसमें कहाँ से निकालेंगे रेजिस्टेंस, कहाँ से निकालेंगे। लेकिन अगर आपने उसको पहले से कर रखा है एक बार, तो आप एग्जाम में ठक से उसमें लिखोगे 6i, नहीं तो आप लिखो आई, बस गए i/3 i/3 i/3, फिर i/6 i/6 i/6, फिर i/6 प्लस i/6 करके जोड़ते रहोगे, पूरा आपका आधा घंटा एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में निकल जाएगा। वो अपना एक लाइन में हुआ क्वेश्चन, इवन आपकी जो किताब है उसके अंदर उसको आधे पेज में दे रखा है, एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं। केवल अपने को सीखना ये है कि जो अपन ने पहले पढ़ लिया उसको हम कैसे अप्लाई करें। तो विद्युत शक्ति का बस सिंपल है, इसलिए अपने को इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़ जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, इस आज के वाले उसके लिए, वो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर हम सेल को सीरीज़ में लगाएं और पैरेलल में लगाएं। अब आपसे पूछूंगा कि कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हम ये कह रहे हैं, ये ए पॉइंट है, हमने एक सेल लिया और एक नेगेटिव, फिर दूसरा एक लगाया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर एक लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या सेल का सही प्रदर्शन हुआ है? हैं? कैसे? रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी पूरी कब होगी? आंतरिक प्रतिरोध उसके साथ दिखना चाहिए। ओके। अब एक मान लीजिए हमने यहां से शुरू किया है, इसको बैटरी ले ली हमने 1, ये बैटरी ले ली 2। शुरू में बैटरी को ऐसे बना लेना, इससे ना आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट, बाद में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। अपने को पता है कि ये ईएमएफ है, ये मान लीजिए इसको लेते हैं अपन सी, इसको ले लें डी, इसको ले लें ई, इसको एफ, इसको जी, इसको एच। अब इसका उत्तर आपको बताना पड़ेगा कि सही है या गलत। मतलब आप क्यों नहीं कर सकते अपने आप। अपन ने सीखा हुआ है, क्या सीखा है? क्या सीखा है कि जब श्रेणी क्रम में होता है, चाहे रेजिस्टेंस चाहे कैपेसिटेंस, उनमें क्या होता है, करंट समान रहता है और वोल्टेज का फर्क होता है। हमेशा सीखा ही अपन ने। यहाँ V1, ये V2 और ये V3, V1 V2 V3। अब ये वाला अगर हम निकालना चाहें C और D के बीच में, तो वही अपन लगाओ जरा किरचॉफ लॉ। VA इज इक्वल टू VA माइनस VE निकाल लो पहले, तो क्या होगा? अपन VC और VD के बीच में निकाल सकते हैं, VC माइनस VD निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको और भी सिंपल कर देते हैं, VC माइनस VD, ये क्या होगा? VC माइनस VD क्या होगा? अगर EMF E है तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में EMF E है तो, गैस मत करो, अभी सीखा है ना आपने। सिंपल सर्किट याद रखो हमेशा। क्या सीखा था आपने यहाँ पे? E माइनस IR माइनस R इज इक्वल टू 0, यानी E इज इक्वल टू IR प्लस ठीक है। अगर आप यहाँ से चलें अपन
वी ए, अगर वी सी वी जी तो केवल इसके हम मान लो वी ए, और अब इसको अलग से कर लेता हूँ ना, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बहुत सारे सी टी लिखे हुए हैं। इसको अपन यहाँ पे दिखा देते हैं अलग से बना के। ठीक है, इसको अपन बी मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये बी है, इसको एक्स कर देते हैं। ठीक है, सरलता समझने के लिए, क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है इसको समझने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं अपन। अब अपन यहाँ से चले, अपन ने क्या किया था, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु चलते हैं वहाँ से अपन अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है तो हम कैसे शुरू करेंगे, वी ए जहाँ से भी स्टार्ट करना है वहाँ से, और उसके बाद में किरचॉफ नियम लगाते जाएंगे। ये प्लस से लो है, माइनस, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही, क्या होगा यहाँ पे, इसका क्या वोल्टेज है, ईएमएफ। अब आई आर का आएगा बेटा नंबर। ये क्या है, ये है क्या है, लो से हाई है, हाई से लो है, ये हाई है और ये लो है। अब लो से हाई गया, क्या होगा, इज इक्वल टू, आया समझ में, दोबारा देख लो ध्यान से क्या किया अपन ने। यहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी वी ए, अब जो जो जहाँ जहाँ खाते जा रहे हैं वोल्टेज को उसको करते जा रहे हैं। वी ए माइनस ई एम एफ इसके अंदर खाए पहले, फिर इसमें क्या खाया, छोटा स्मॉल आर था, ये आई स्मॉल आर, ये क्योंकि लो से हाई पे जा रहे हैं तो हमारा प्लस होगा, यहाँ हाई से लो पे जा रहे थे नेगेटिव होगा। ठीक है, नहीं नहीं ये एक्चुअल में जुड़ा हुआ है ना, जिसके बीच में दोनों में ईएमएफ है इक्विवेलेंट। ये मान लो कि इसके अंदर ऐसा है ये चित्र, एक स्टेप पहले पूछ लेते हैं हर क्वेश्चन में मैं बताना चाह रहा हूँ। जो ये आर इक्विवेलेंट और ये है अभी तो अपन वो सीख रहे हैं केवल, जैसे अपन ने सबसे पहले सीखा था कि रेजिस्टेंस अगर उस पैरेलल में हो तो क्या होगा, सीरीज में हो, श्रेणी क्रम में हो तो क्या होगा। सर्किट में जोड़ नहीं रहे इसको अभी हम केवल बैटरीज को पैरेलल और बैटरीज को नेगेटिव में जोड़ रहे हैं। ना ना अलग से नहीं है इस समय, ये तो अपन केवल, आपको याद है अपन ने रेजिस्टेंस में सीखा था कैसे करते थे हम लोग, हमने लिया ये, वहाँ पे हम क्या करते थे, मानते थे कि ये इसके अंदर करंट आई है समान रहेगा, है ना, ये मानते थे यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ सिंपल वही चीज़ यहाँ ले रहे हैं, सेम का सेम प्रिंसिपल, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, ये अपने आप आपको कर देना चाहिए। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों के बीच में वोल्टेज इस वाली बैटरी में ये हुई, इसी प्रकार इस वाली बैटरी में होगी और इसी बैटरी में होगी, और तीनों मिला के किसके बराबर होंगे, ई इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अपने डायरेक्ट इनको तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। केवल अर्थमेटिक जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, केवल गणितीय योग करते चले जाइए। 4, 8, 9, 10 जितनी बैटरी हैं, सिद्धांत सिंपल यही है हर जगह, बस एक ही फ़र्क हो सकता है जो आपको कभी मन में डाउट हो तो, कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक बैटरी लगा दें, अब बताओ बेटा जल्दी से कोई, अब इसको हम चार्ज करना चाह रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, अब क्या इक्वेशन बन जाएगी, अब हमने पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव के नेगेटिव से जोड़ दिया। अब इसका जो भी बच्चा उत्तर बताएगा मैं मान लूँगा कि उसने वाकई में सीखा है।
बताओ इसका निकाल के कि अब क्या होगा, इसका ईएमएफ क्या होगा। सिंपल किरचॉफ लॉ से चल देना। चार्ज करने के लिए पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ते हैं। सरल कर देता हूँ आपके लिए। और ये मान लीजिए इसको वोल्टेज से किया है। क्या यूँ चल रहे हो ना, यूँ चले हो। हाँ अब बताओ यहाँ से क्या हुआ, माइनस से पॉजिटिव क्या हुआ, प्लस वी। ये हाई है, ये लो है, जब तो करंट इधर बह रहा है। अभी अपन चार्ज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हाई से लो में जा रहे हैं क्योंकि अपन चार्ज कर रहे हैं, यही फ़र्क है। क्या होगा यहाँ पे हाई से लो में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करें वनस्पत की किताब की जो चीज़ें लिखे हैं उनको छोड़ के, तो आप हर क्वेश्चन को, हर प्रिंसिपल को बहुत सरलता से कर सकते हो। इसी प्रकार हम थोड़ी देर में सीखेंगे एम्पियर का नियम एक नया। उससे आपके कितने बड़े सर्किट होंगे, कहाँ तो आपको लगेगा कि 2-3 पेज में हो रहा है, उसमें कितने में होगा, 2 लाइन में। लेकिन अपन दूसरे चैप्टर का यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में। एम्पियर का नियम तो सबसे पहले पढ़ा था अपन ने, करंट कैसे चलता है। एम्पियर का नियम सिंपल सा वही है, और उसी एम्पेयर के नियम को हम अब इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। 10th वाले को अभी, अब 12th वाले को यूज़ नहीं कर रहे अपन, 10th वाली चीज़ जो पढ़ी है उसको यूज़ करेंगे, और उससे वो सरल हो जाएगा बहुत क्वेश्चन। इस तरह ये वाला जो आपका चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसमें हर बच्चे को कम से कम 50 क्वेश्चन करने चाहिए इस चैप्टर में, कम से कम 50 यूएसएस से, यूएसएस किताब। तो एक बच्चे को तो मैं खुद खरीद के दे सकता हूँ, बाकी इसको फिर सब अपने आप करा लेंगे। मैं अपने आप अपने उससे अपने पास से खरीद के दे सकता हूँ, है ना। एक किताब तो मैं दे सकता हूँ, उसके बाद फिर फोटो। अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बताओ ये संधारित्र वाला है तो बहुत सरल है। 2 नहीं 4 भी आ सकती है बैटरी, तो 2 का तो बहुत सिंपल है, 4 आ जाए। चलो पहले मैं इसका प्रिंसिपल बता दूं, फिर लास्ट के 5 मिनट बताऊंगा। ज़्यादा बैटरी आती है तो कैसे हैंडल करते हैं इसका बताया। विद्युत धारा का क्या, चैप्टर का नाम क्या है, आपके यहाँ जो चैप्टर का नाम लिखा है किताब में वो ये है कि चलते हुए आवेश के कारण चुंबकीय प्रभाव। क्यों, दोनों समान क्यों है। किताब में जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि चैप्टर का नाम दिया है कि त्वरित आवेश
त्वरित आवेश के कारण चुंबकीय प्रभाव। ये क्या दोनों में? हाँ, इसका मतलब ये फंडामेंटल पहले क्लियर कर लो इस चैप्टर के लिए कि अगर कोई हम धारा चलने की, विद्युत धारा की बात करते हैं तो आवेश ही तो चल रहा है उसके अंदर। ये बेसिक फंडा याद रखना है कि इस चैप्टर में मैंने इसलिए इसका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लिखा है, आपको ये नहीं लिखा विद्युत आवेश। क्या था, क्या से बोला था? विद्युत आवेश जो कि त्वरित विद्युत आवेश का चुंबकीय प्रभाव नहीं बोला आपको। लेकिन हमने चाहते हैं कि करंट, यानी कि क्योंकि हमने सब चीज़ करंट के रूप में पढ़ी अभी तक, उससे अपन निकालेंगे कि आवेश आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है। अब ये पता कैसे चला? ये ऐसा भी होता है कि विद्युत धारा का अगर कोई कण जा रहा है, तेज जा रहा है उसके अंदर, तो पता कैसे चला लोगों को? ये इसका ऐसा भी होता है। चुंबक तो निकाल ली थी लोगों ने पहले ही, चुंबक तो बहुत पहले पता थी। इसमें ऑरेस्टेड जो वैज्ञानिक था वो क्या एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, बिल्कुल सिंपल। उसने देखा कि जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करता हूं, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया इसका रेजिस्टेंस के अंदर धारा जाने के लिए, तो जो यहां पर चुंबक थी उसके अंदर डिफ्लेक्शन आया। ये चुंबक का डेफिनेशन होती है, इसको बनाते चुंबक को हमेशा ऐसे हैं, ये ध्यान रखना, बार बार बनाते रहेंगे अपन लोग। तब उसने सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ। क्या बेटे? काला वाला ये नॉर्थ को दिखाने के लिए, क्योंकि चुंबक पे इस पर आप कैसे नॉर्थ दिखाओगे? सुई तो चल रही है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसके अंदर ये डार्क पोर्शन जो दिखेगा आपको वो हमेशा नॉर्थ को दिखाएगा। इसलिए चुंबक में एन और एस नहीं लिखा रहता, एन एस तो बाहर लिखा रहता है। ये जहाँ पे मान लीजिए नीडल रह रही है, तो अगर ये चुंबक है, सॉरी बहुत गंदा बना है, यहां लिखा होगा एन एस। ये तो केवल इसके दिशा दिखाने के लिए, लेकिन इस पे सुई पे कुछ नहीं लिखा होगा, क्योंकि सुई को अगर आप खोदेंगे तो उसके एक पोर्शन में भार कम होगा, दूसरे भार में ज़्यादा हो जाएगा। एन में जितना निकलेगा सामान मटेरियल उसका, उतना एस में नहीं निकलेगा, दोनों में अलग अलग निकलेगा। इसलिए उसके अंदर भार का परिवर्तन ना आ जाए, इसलिए उसके ऊपर लिखते नहीं है, उसके ऊपर केवल इसको डार्क कर देते हैं काला रंग, जिससे कि हमेशा पता रहे कि एन किधर है। ठीक है, तो उसने ये देखा कि ये जब हम एक विद्युत धारा बहाते हैं किसी सर्किट के अंदर, तो चुंबक की जो सुई है वो डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब उसने अंदाज़ लगाया कि इस चुंबक के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो रही है इस पर्टिकुलर करंट के कारण जो कि इसको डिफ्लेक्ट कर रही है। क्या चीज़ डिफ्लेक्ट कर सकती है किसी चुंबक को? किसी चुंबक को क्या चीज़ धकेल सकती है या आकर्षित कर सकती है? समान वो होता है ना, यानी कि कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। अगर हमारे पास दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कोई बन रहा होगा, उसी के कारण तो हिल रही होगी। केवल इस तार से तो हिल नहीं सकता, क्योंकि ये चुंबकत्व तो इस तार तो तांबे का है। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ चुंबक का क्षेत्र बना रहा है, जिसके कारण कि ये सुई हिल रही है। उसको समझ में आ गई बात। उसने कहा अगर मैं केवल एक तार के अंदर अगर करंट बहाऊं और उसकी थोड़ी दूर पे नापूं जाके कि चुंबकत्व तो कितना है, तो मुझे पता चल जाना चाहिए। तो मुझे भी पता चल जाना चाहिए कि चुंबकत्व तो कितना है, लेकिन वो निकाल नहीं पाया। उसके बाद आया
बायो सावर्ट। कौन आया? ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक था और जिसके कारण आज ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब चीज़ें चल रही हैं अपने, सारे इक्विपमेंट जो बने हैं, मूल रूप से उसको कह सकते हैं उसने जनित किए थे, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे कुछ भी हो। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट से और चुंबकत्व की बात में जोड़ी, यही सब कुछ परिवर्तन, महान परिवर्तन जो आया अपने साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, या अपने उसके एप्लीकेशन के कारण, वो आया बायो सावर्ट के द्वारा। बायो सावर्ट ने क्या किया, उसने एक तार लिया, यानी ये सीधा है बीच के अंदर पोर्शन, ये एक्सिस है इसकी, कोई भी शेप का हो सकता है, इसके अंदर फिर एम्पियर नियम सिखाऊंगा तो बहुत सरल हो जाएगा ये। उसने कहा कि अगर हम यहाँ पर एक तार इस तरह से लेते हैं और इस तार के अंदर हमने करंट बहाया, और एक इसके एक छोटा सा हमने हिस्सा लिया, तार का लिया हमने DL, DL मतलब बहुत छोटा सा एक हिस्सा लिया, पूरी लंबाई तो L है, वो तो हम नाप नहीं सक रहे क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि अनंत, यानी बहुत ज़्यादा लंबा तार है। नाप तो सकते हैं लेकिन अभी हम नाप नहीं रहे, ये बहुत ज़्यादा लंबा तार है। उसने देखा कि इस वाले को अगर हम छोटा सा एक लें और कोई भी आर्बिट्रेरी बिंदु ले लिया, उसको ये पता नहीं था कि मुझे लंबवत लेना है या मुझे इसके पैरेलल लेना है, उसको पता नहीं था। उसने एक पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट जो कि इससे थीटा डिग्री एंगल बना रहा था, इसका विस्थापन सदिश उसने माना। विस्थापन सदिश जानते हो ना बेटा, क्या होता है विस्थापन सदिश? यस, पोजीशन वेक्टर। विस्थापन सदिश जानते हो? विस्थापन सदिश क्या होता है? यानी कि ये एक अगर यहाँ से पॉइंट चला और इसका दूसरे का पॉइंट यहाँ था, तो इन दोनों बीच में जो होगा वो विस्थापन सदिश होगा, यानी कि ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तो ये हो गया अपना आई डियर साइन थीटा, सब कुछ उसने इतना सा चीज़ करके देखी। इससे पहले मैं तुम्हें दो चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि हो सकता है वेक्टर्स आप भूल गए हो या आई जाए कि बहुत छोटी सी एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। बाकी तो अपन सब डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सीख लो। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, आई क्रॉस जे 0 होगा, फिर आई डॉट क्यों? सुनो सुनो सुनो, इसलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट लेंगे अपन इसके अंदर। आई साइन जे क्या होता है? रुको, आई साइन जे क्या होता है? आई जे कॉस थीटा, ठीक है। और आई क्रॉस जे क्या होता है? आई जे साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर थीटा को, आई और जी के बीच में थीटा कितना होता है? आई और जी के बीच में कोण 90 डिग्री, तो ये कितना होगा यहाँ पर? थीटा इज 90 डिग्री, कॉस 90, और ये कितना हुआ? आई जे, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ, ये भी याद रख लो प्लीज़, कि अगर ये x है, ये y है, या उस दिन मेरे पढ़ाने की इच्छा थी, सब चीज़ें उस दिन खुला ही नहीं आपका क्लास, ये है z, तो ये j होता है और इधर i होता है यूनिट वेक्टर, और ये होता है j। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं,
यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये भी 90 है। ये दिख रहा ज़्यादा है 90 से, क्यों है 90? इधर देखो, इधर देखो, इसको देखो, ये जो कोना है ना, ये हो गया अपना, क्या हुआ? अच्छा सुनो सुनो, कोई और चीज़ होगी ना यहाँ पर। हाँ डस्टर से दिखा देते हैं, चलो सिंपल 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 सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। इसको आप देखो जरा, नहीं गिरेगा तो कोई बात नहीं। अब इसको खुद देखो, एक्स वाई और जेड कौन कौन सी दिख रही है तुम्हारे को, है ना? तो जेड कौन सी हुई, ये तो उधर एक्स आपकी इधर से एक्स हो गई, नेगेटिव एक्स, ये क्या हुई, नेगेटिव वाई। अब जेड कहाँ है, ये वाली, ये वाली, दिस इज, ये जेड है। तो यानी कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। लेकिन जब आप इसको त्रि-आयामी डायग्राम बनाते हो, इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। जब 3 आयामी बनाते हो, क्योंकि तीनों दिखा नहीं सकते आप इस तरीके से, तो एक कन्वेंशन ये है कि ये तीनों इस तरह से बनाए जाते हैं, जबकि एंगल आपको दिख रहा है कि शायद 90 से बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये 90 डिग्री है। तो ये चीज़ अपने को बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात इस चैप्टर के लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक 2 तरह के चिन्ह यूज़ करते हैं। एक तो ये करते हैं चिन्ह, इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा चिन्ह यूज़ करते हैं, हाँ बेटे, हाँ ओह ठीक है, मुझे आता नहीं है ना ये, इसलिए गलती हो गई, ठीक है। आई जे के, ये 2 चिन्ह सिखाए जाते हैं, ये एक होता है और एक दूसरा होता है। ये बहुत ध्यान से देख लेना क्या चीज़ है। कोई भी धारा अगर किसी कागज के पढ़ने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीखने की बात है, अगर कोई धारा इस कागज के अंदर होकर अंदर जा रही है, कागज से होकर अंदर जा रही है, तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, यानी कि कागज के भीतर जाने वाली चुंबकीय धारा या विद्युत धारा, दोनों में से ही। ये आगे काम आएगा, पूरे समय काम आता रहेगा, और उसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है हमेशा। और ये होता है कि कागज़ से बाहर निकल रही है कोई, यानी कि कोई लाइन ऑफ फोर्स, चाहे वो विद्युत, अभी विद्युत और चुंबक की बात नहीं कर रहे हैं अपन, केवल कोई भी बल रेखा, यानी कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, यूँ अपोजिट नहीं, मैं भी इसको भी समझाऊंगा, दूसरे से भी समझाऊंगा आपको, अभी तो केवल ये इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अगर कोई धारा यहाँ से गई और ऊपर निकल रही है, तो वो हाँ अंदर से बाहर अगर आ रही है कागज़ की, अगर आप किताब को देखेंगे तो आप अंदर से बाहर आपको दिखेगी आती हुई, तो अंदर से बाहर दिखाते हैं, तो इसको इस तरह से दिखाते हैं। इसका कारण क्या है दिखाने का इस तरह से? नहीं, इसको आप यूँ देखो, अगर हम इस कागज़ को लें और इसको हम एक छेद करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, ये फटा हुआ दिखता है। लेकिन जब हम इसको इधर से यहाँ करेंगे तो आपको हमेशा ये केवल डॉट दिखेगा एक। क्यों? क्योंकि जब बाहर की तरफ बल लगता है, जब गोली बाहर को लगती है पूरे बॉडी को छितरती भी जाती है, लेकिन जिस जगह से एंटर करती है उस जगह केवल छोटा सा छेद होता है। तो जिस जगह यानी कि ऊपर की तरफ जब एंटर कर रही है, जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी धारा एंटर कर रही है, तो इसका इस तरह से दिखाते हैं। और जब इसको ऊपर से नीचे जा रही है, यानी कि आप जब आंख से देख रहे हैं तो आपको फटा हुआ कागज़ दिख रहा है, तो इसको ये फटे हुए कागज़ का सिंबल बनाया गया है। ऐसे याद रखना, इसको और कोई तरीका याद नहीं, हमेशा कंफ्यूज जाते हैं बच्चे इसको। यानी कि अगर हम कोई इसी चैप्टर के अंदर अगर हम कोई विद्युत क्षेत्र यूँ दिखाएं या चुंबकीय क्षेत्र यूँ, केवल यूँ, इसका मतलब क्या हुआ?
कागज के भीतर, यानी कि ये जो है यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, ये धारा अंदर की तरफ जा रही है। और हम उसकी जगह हम ये दिखा दें, मान लो इतने सारे, तो इसका मतलब ये धारा बाहर निकल के आ रही है। इसी प्रकार जैसे हम यूँ कहें इसको, ये कागज के तल में है मान लीजिए, और ये यहाँ से, तो ये होगा पॉइंट, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो इसने ये कहा कि इसको हम एक पॉइंट पर निकाल के देखते हैं, इसलिए इस बिंदु को हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर, यस अरे क्यों आया है फटाका, ये पता निकल लगाना पड़ेगा अपने को। ये कैसे लिख दिया मैंने भाई, हो सकता है नीचे से ऊपर आ रही हो, या नीचे से ऊपर जा रही हो, कैसे पता लगा? ये आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना इमीडिएटली, जैसे आपने कैसे लिख दिया, आप तो डॉट लिखते, डॉट क्यों नहीं लिखा? डॉट लिखना चाहिए था ना इसके अंदर। अब इसको अपन देखते हैं कि क्या हुआ। उसने ये पाया, प्रयोगों, ये पहली बार ऐसा हो रहा है फिजिक्स में हम यूज़ कर रहे हैं इसको, प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ इस तार के कारण, इस तार के कारण जिसके अंदर की करंट आई बह रहा है, उसके कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र बना उसको कहते हैं डी बी, यानी कि पी का छोटा हिस्सा। चुंबकीय क्षेत्र को बी इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो डीबी हो गया, क्योंकि हमने छोटा सा लिया है। जब पूरे तार का लेते तो बी आता, कैपिटल बी आता। अभी हम छोटे से हिस्से का अवयव, वेरी स्मॉल अवयव, छोटा हिस्सा इसको ले रहे हैं, और इससे जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डीबी होगा। ये हम माने चल रहे हैं। उसने एक्सपेरिमेंट से क्या पाया कि डीबी इज इक्वल टू, पहले उससे पर उसने प्रपोर्शन टू आई। उसने ये भी पाया कि dB इज प्रपोर्शनल टू dl। उसने ये भी पाया कि dB इज प्रपोर्शनल टू साइन थीटा, और उसने ये भी पाया कि dB इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू 1/r²। चार चीजें पाई उसने। वही तो, कितने दिमाग था इन लोगों को, कैसे था इतना दिमाग, मुझे तो आज तक समझ में नहीं। सब सोचता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे हो सकता है, ये ओरिजिनल चीज़ें कैसे उनके दिमाग में आ गई कि ये होना चाहिए। कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे उन्होंने, हजारों एक्सपेरिमेंट किए होंगे। मतलब कभी यहाँ रखा होगा चार्ज, कभी यहाँ रख के देखा होगा यहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है। कितने साल लगाए होंगे इस चीज़ को पता लगाने में। तो अगर हम इस सबको जोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं dB इज प्रपोर्शन टू I dl sin थीटा ओके। इसको अगर हम इक्वल के रूप में लाना चाहे तो यहाँ पे आएगा k I dl sin थीटा अपॉन r²। अब यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है कि k क्या है, स्थिरांक तो है। k कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वतंत्र, क्या, स्वतंत्र माध्यम, पूरा बोले। अरे अभी तो अपने पढ़ा है, वो पढ़ा था नहीं पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था नहीं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता था,
हाँ, तो उसके उसके क्या होती थी डेफिनेशन? नहीं, इसको कहते क्या थे? उसको स्थिरांक को क्या कहते थे? आपने कितनी बार यूज किया उसको? एप्सिलॉन को कितनी बार यूज किया था? स्थिरांक को क्या कहते थे उसको? के उसके लिए के यूज करते थे ना उसके अंदर भी। एप्सिलॉन अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई, 1 अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई। तो ये के क्या होता था? क्या होता था ये? स्वतंत्र मानसिकता। ये क्या है? मानसिकता। ये तो सारा गड़बड़ कर डाला इन लोगों ने। स्वतंत्र माध्यम की, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? स्वतंत्र माध्यम का चुंबकत्व। ये क्या हो गया इसको? या इसको कह सकते हैं निर्वात, निर्वात का अब देखो उसने कैसे अंदाज लगाया। उसने कहा ये होना चाहिए k इज इक्वल टू बराबर यहाँ μ0 अपॉन 4 पाई। और ये आज तक भी सही है, इनमें कहीं कोई फार्मूला में चेंज नहीं हुआ है, बस सेम का सेम फार्मूला अभी भी है, आज की तारीख में भी ये सेम है। मतलब इनमें कोई अंतर नहीं हुआ जो पहले था अब और उसके अंदर। ठीक है, चलें। नहीं, वो क्या करते थे, मान लो के आया, अब क्या करेंगे के को निकालने के लिए? उन्हें आई नाप लिया, आई तो पता ही है, डीएल पता है, लंबाई पता है, थीटा पता है, आर पता है, और उससे चुंबकत्व निकाल लिया। इसको 1000 बार करा, 2000 बार करा, तो देखा के की वैल्यू क्या आई? के की वैल्यू कुछ आई। फिर देखा उन्होंने कि यार विद्युत क्षेत्र में अपन ने जो के की वैल्यू निकाली थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 थी, तो अपन 1/4 पाई तो कॉमन रखें, ऐसा कुछ करें, तो 1/4 पाई कॉमन रखा। तब उसको फिर दोबारा उल्टी उसकी गणित करी, तब जाके उनको पता चला कि यहाँ पर k इज इक्वल टू μ0/4 पाई है। ये बहुत लोग, ये आज के इंसान से मेरे ख्याल से 1 करोड़ गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे। खाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि माधवेंद्र, वो सेंटेंस याद है उसका? माधवेंद्र का सेंटेंस याद है क्या? यस, हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें जीत का मजा लेना है। यस, ये तो हमेशा पढ़ाई करने से पहले हमेशा दोहराना चाहिए कि मुझे जीत का मजा लेना है। जब तक इस चीज़ को मन में सपना नहीं देखेंगे कुछ नहीं हो सकता। चलो इसका एक क्या बेटा, किस चीज़ का? पावर केवल मेहनत और फोकस, कुछ भी नहीं सोचना है। सुबह सुबह जब उठ के बैठते हो तो एक मंत्र जो भी आता है उसको, कोई तो मंत्र पढ़ते होंगे, गायत्री मंत्र होते हैं, देवी माँ का मंत्र होता है, कोई अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी है तो उसका धर्म का मंत्र होता है, क्रिश्चियन है तो उनका अलग होता है, सबके अलग अलग प्रेयर होती हैं। तो उनको सबको अपनी अपनी प्रेयर जरूर पढ़नी चाहिए। पढ़ने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी प्रेयर तो जरूर ही पढ़नी है। हाँ, वो करते नहीं, वो तो क्या होता है बच्चे शैतानी के लिए भी करते रहते हैं। कोई पीछे से उसके पेंसिल चुबो देगा, कोई उसका कुछ करेगा, चोटी खींच लेगा, उसके कुछ कर लेगा, है ना। सब ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी करते थे बचपन में ऐसे ही। तो ये सभी ऐसे करते हैं, करना भी चाहिए। अच्छा चलो इसको देखते हैं आगे। सो dB इज इक्वल टू k I dl, और मैं इसको अगर r भी लिख देता हूं यहां पर, तो क्या करना पड़ेगा? मैंने यहाँ पे एक r जोड़ा, ऊपर नीचे एक r से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे r, तो ये क्या हो जाएगा? r³। अब कोई बच्चा बता सकता है कि dl r sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? dl क्रॉस अभी सीखा है ना अपन ने, तो हम लिख सकते हैं dl r sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? dl वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r। तो ये क्या हो गया? k I
dl क्रॉस r अपॉन आर क्यूब। और ये क्योंकि सब वेक्टर क्वांटिटी हो गई थी ये भी। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। ये जो एक पर्टिकुलर राशि निकल के आई है हमारे पास, इसकी दो चीज़ें होती हैं। अब हमें पता लगाना है कि ये, मैंने एरो तो लगा दिया इसके ऊपर कि ये सदिश राशि हो गई, क्योंकि यहाँ पे दोनों सदिश हो गई। लेकिन इस सदिश को लगाने से इस इस चुंबक क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे पता चली? अगर आपको याद हो कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, अगर हमने कहा a क्रॉस b वेक्टर, अगर हमने लिखा ए बी साइन थीटा, इसका क्या मतलब होता है? नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर ये मान लीजिए हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट है और इसका मान ये है, तो इसका क्या हुआ, परिमाण क्या हुआ? परिमाण तो हो गया ए बी साइन थीटा, ठीक है। इसकी दिशा क्या हुई? बोलो बेटा, कौन बोलेगा? ए क्रॉस बी की दिशा क्या होती है? सदिश होती है ना राशि ए क्रॉस बी। नहीं, अभी हैंड वैंड अभी बाद में, रट लिया, इसका मतलब हैंड तो बाद में आएगा। यानी कि दोनों के, इसकी दिशा जो है, अभी हम केवल ये पता लगा रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं पता चल रहा। अभी हमको ये पता चल रहा है कि इन दोनों के दिशा किसकी होगी, यानी कि ए और बी के ये वेक्टर में याद है, ये याद लिख लो वैसे अपने पास, कि जब भी एक ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट होता है, उसका परिमाण ए बी साइन थीटा होता है और उसकी दिशा उन दोनों वेक्टर्स, यानी ए और बी जो दोनों वेक्टर्स हैं, उसके लंबवत होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे यहाँ पर एक वेक्टर है, ये ए है, और एक वेक्टर मैंने बना दिया इस पर बी है। अब जो इसका दिशा होगी परिमाण की, वो क्या होगी? ये इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा इसके लंबवत, यानी कि उस प्लेन के लंबवत जिसमें ए और बी हैं। जिस धरातल पर ए और बी वेक्टर हैं उनके लंबवत होगा। ये पहला चैप्टर है बेटा 11th का। तो यानी कि ये मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ इस साल आपको 11th के 2 चैप्टर प्रथम, जिससे कि आपको पक्का रहे, 12th भी पक्का रहे। तो समझ गए? दोबारा देखो कि अपन ने कागज का तल लिया, इस धरातल पर एक वेक्टर ए लिया और एक वेक्टर बी लिया। अब हम कह रहे हैं कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इनके क्रॉस प्रोडक्ट उसने क्या बताया हमने कि ए और बी के लंबवत, यानी कि ए और बी जिस धरातल में हैं, जिस धरातल में ए और बी हैं, यानी कि अगर एक यूँ होते, यूँ एक होता है, एक ये होता है, ए होता है यूँ, तो धरातल ये वाला लेते, तो फिर क्या होता है? इसके लंबवत। ये देख रहे हो, समझ रहे बच्चे, कि अगर मैं इसको टेढ़ा लेता तो इसके लंबवत यानी यहाँ होता। इसलिए किसी भी जगह अगर होता तो मैं उसके लंबवत जो होगा उसको ए और क्रॉस बी का दिशा बताएगी। लेकिन अभी भी ये नहीं पता चला कि कौन सी दिशा है, ये पता चल गया लंब होगा। लंब तो नीचे भी हो सकता है, लंब तो नीचे भी हो सकता है और लंब ऊपर भी हो सकता है। अब हमें ऊपर वाला लंब होगा या नीचे लंब होगा ये पता नहीं है अब तक। अब अपने के सिद्धांत ये होता है, इसके अंदर सीधे हाथ का नियम लगता है। पेज तो कठिन लगता है मेरे को समझने में, मैं बिल्कुल सिंपल हाथ का सीखना, हमेशा हाथ वाला सिद्धांत सिंपल होता है ना, सीधे हाथ से सीखो। अभी नहीं, वो सब चीज़ें नहीं, सुनो इतना जल्दी मत करो, शांत। अब इसकी दिशा के लिए क्या करते हैं यहाँ पर, दिशा हेतु वेक्टर, यानी कि क्या कहते हैं, सदिश dl को सदिश r की तरफ, r की ओर घुमाएंगे। ठीक है, किससे घुमाएंगे?
दाएं हाथ की उंगलियों से। तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ऐसा क्या मतलब है? अब देखो ज़रा, ये अपना है डीएल। अब इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा, इससे अपने समझ में आ जाए क्या है। मान लीजिए ये है डीएल, ठीक है, वेक्टर डीएल, और ये है अपना थीटा, ये है अपना वेक्टर आर। अपन ने क्या कहा, डीएल को आर की ओर घुमाएंगे, तो जिधर भी अंगूठा जाएगा हमारा, अब इधर से यूँ घुमाया हमने डीएल से आर की तरफ, तो अंगूठा नीचे होगा। अगर हम इसको आर की डीएल की तरफ घुमाते तो अंगूठा ऊपर ही होता। दिख रहा है कैसे हो रहा है? समझ में आ रही बात या नहीं? हमने इसको डीएल को घुमाया तो अंगूठा नीचे होगा, इधर से इसको घुमाएंगे तो अंगूठा ऊपर नहीं हो सकता कभी भी। सीधे हाथ के अगर हम इसको यूँ घुमाएंगे तो अंगूठा नीचे ही आएगा, और अगर इसको यूँ घुमाते तो आता ऊपर। तो हमारे को निकालना है डी एल क्रॉस आर। ये वेक्टर के लिए भी आपकी चीज़ सॉल्व सरल हो जाएगी। तो डी एल क्रॉस आर, डी एल से आर की तरफ क्रॉस किया, तो यानी कि कहाँ होगा, इस बिंदु पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा कहाँ होगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब फटा हुआ कागज। अब देखो आप, इस ये यहाँ पर है, इसके वेक्टर आर के पास यहाँ हो रहा है, और इसके लंबवत है जिस प्लेन के, दोनों है इस प्लेन में। यानी कि अब कैसे हुआ, इसका मतलब ये ए क्रॉस बी है, यानी कि हमने ये लिया, ये था हमारा डीएल और ये है आर। अब लिख लिया, अब यूँ बना लिया हमने इसको, ये है डीएल और ये था आर, ठीक है। इस दिशा में आर जा रहा है और इस दिशा में डीएल है। तो हमारा अब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, नीचे की तरफ, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं वहाँ पर, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। क्यों बेटा, कुछ कन्फ्यूजन हुआ? हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? दोबारा 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 दोबारा, ये चीज़ तो समझनी आनी पड़ेगी ना, नहीं तो उसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे अपन। देखो इसको अब इसको भूल जाओ कि अपन डी एल आर की बात कर रहे हैं, अपन ए क्रॉस बी की बात करते हैं। ये इनके बीच में थीटा एंगल, इससे कोई लेना देना नहीं अभी थीटा क्या है। हमने देखा कि ए क्रॉस बी, तो हमने क्या सीखा, जिससे भी जिससे भी क्रॉस शुरू हो रहा है, ए क्रॉस बी, तो ए से घुमाया बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो अंगूठा नीचे जा रहा है। यानी कि इस बिंदु पे अगर हम निकालना चाहते हैं नीचे, नीचे मतलब ये तो वर्टिकल है, इसका मतलब इसके अंदर, नीचे मतलब यहाँ पर क्या, इस अगर हम इसको वर्टिकल करके देखेंगे अपने कागज को, अगर ये हमारा कागज है, अब इस कागज को यहाँ देखो ज़रा, ये ए है, ये बी है, यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये वाला, जो कि नीचे जाता हुआ होगा, ऊपर से नीचे जाता हुआ, ये दिख रहा है इसमें, ये है इसकी पोजीशन। तो इसको अगर हम यूँ कर दें, अगर इस कागज़ पे कर दें, तो ये जा रहा है इधर से करंट, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो ये कागज़ के अंदर जा रहा है, ठीक है। क्लियर है इस बात को? कागज़ के अंदर, इस कागज़ को अगर देख लो तो हमेशा ठीक रहेगा। इस बिंदु में मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ आपको, ये चैप्टर जरूरी है वैसे, ये सब 11th की चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको ये भी पता होगा कि हम इसको अगर हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं यहाँ पर किसी सतह के, तो इसके पीछे क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, पता है कारण इसका? सुनो इसको अपन देखते हैं करके।
अब अपन ने एक ये यहाँ पे एक गोला बनाया, गोले पे माइंड मत करना, खराब बनाया तो ठीक है। अब इसको पीछे देखो, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये अपने बहुत काम आएगा, किस सतह के नीचे क्या कौन सा एस बना या एन बना। तो इसके लिए निकालने की जरूरी, यहाँ से आपको जो चीज़ अब एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है वही मुझे यहाँ से क्लॉकवाइज दिख रही है, यानी कि मैं जिस दिशा से देख रहा हूँ उसको, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जिस दिशा से मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे लगेगा ये क्लॉकवाइज है, और अगर ये क्लॉकवाइज है, यहाँ ये बहुत ज़रूरी समझने की बात है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब इधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ये एस घूम रहा है, तो इसका मतलब ये वाली सरफेस साउथ होगी। लेकिन अगर आप देख रहे हो उधर से, तो आपकी तरफ से तो जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखाते हैं, इसका मतलब ये कैसे घूम रहा है, यूं, तो इधर से दिखेगा आपको एंटी क्लॉक नॉर्थ, यानी कि एक ही सरफेस के दोनों तरफ अलग ध्रुव बनेंगे, एक ही सरफेस के दोनों तरफ, एक ही पृष्ठ के दोनों तरफ अलग अलग ध्रुव बनेंगे चुंबक का, एक तरफ नॉर्थ होगा और एक तरफ साउथ होगा। ये हमारा डिपेंड करेगा कि हम किधर से देख रहे हैं उसको। अगर हम इसको नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे हमको नॉर्थ दिखेगा, इसको ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे साउथ दिखेगा। ये चीज़ अपने क्लियर हो जानी चाहिए, बाकी अपन कल शुरू करेंगे। तो याद रखना, ये मैंने बेसिक आज ये थोड़ा सा इसलिए मुड़ना पड़ा इधर उधर, क्योंकि ये बेसिक चीज़ आपको आनी जरूरी थी, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। इसको एक बार थोड़ा देख लेना प्लीज़ घर पे करके। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब मैं पहली बार किसी चैप्टर को इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ, या सरल कहता हूँ या कठिन, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर बहुत अच्छा लगेगा आपको, कहीं इलेक्ट्रॉन भाग रहा है या प्रोटॉन भाग रहा है, अल्फा पार्टिकल भाग रहे हैं, अच्छा लगेगा।